हेलो दोस्तों। जो हमारी पिछली क्लास थी वो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने केवल कल्चरल जो संक्रमण की स्थिति है वो बताकर क्लास खत्म कर दी थी। तो आज हम सभ्यता के संक्रमण की स्थिति पे बहुत ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आज हम मेन अपने मुख्य टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और जो सभ्यता के परिवर्तन का सवाल है उस पर मैं स्पेशल एक क्लास लूँगा जो मेन उसी के लिए डेडिकेटेड होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले औरंगजेब। आधुनिक भारत के इतिहास में औरंगजेब के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे राज्यों का उदय हुआ और क्या क्या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो जब मध्यकाल के अंतिम दौर में औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 तरह के राज्य भारत में अस्तित्व में आए जो पहले से ही अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे या शक्तिशाली हो चुके थे। आप सभी को जैसे पता है कि औरंगजेब एक ताकतवर योद्धा था और जिसने अपने जीवन के अंतिम 20 साल दक्कन में वेस्ट कर दिए, दक्कन को नियंत्रित करने के चक्कर में। उसकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि वो डेक्कन को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेना चाहता था और डायरेक्ट कंट्रोल के चक्कर में उसने अपने साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। डायरेक्ट कंट्रोल शुरू से ही, प्राचीन काल से ही वो कभी भी पॉसिबल नहीं था। आपको क्षेत्रीय राजाओं को स्वायत्तता तो देनी ही पड़ेगी। इसी के चक्कर में ज्यादा युद्ध हुए, छापामार युद्ध हुए और औरंगजेब लगातार धन, सैनिक शक्ति से कमजोर होता चला गया। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो 3 तरह के राज्य अस्तित्व में आते हैं। पहला उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा स्वतंत्र राज्य और तीसरा नवीन राज्य। उत्तराधिकारी राज्य कौन से थे? उत्तराधिकारी राज्य वो राज्य थे जो उसी के शासन काल में एक सामंत के रूप में काम कर रहे थे। व्यवहार में वो स्वतंत्र थे, परंतु नाम के लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के भाग होने का चोंगा पहन रखा था। जो सालाना मुगल साम्राज्य को खिराज बोलते हैं, जिसको टैक्स बोलते हैं या कर बोलते हैं, नजराना बोलते हैं, भेजा करते थे। ठीक है, अब नजराना भेजने से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य की या मुगल बादशाह की जो सत्ता है वो कायम रहती है। सिक्के मुगल बादशाह के नाम से ही चलते हैं, लेकिन व्यवहार में इन तीनों राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र की तरह, स्वतंत्र साम्राज्य की तरह या स्वतंत्र राज्य की तरह ही प्रदर्शित किया है। जैसे हैदराबाद में निजामुल मुल्क का, बंगाल में मुर्शिद कुली खान का, ये सभी मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार रहे। सालाना इनको अपना कर भेजते रहे और बर्थडे पार्टीज में इनवाइट करते रहे। जब भी कुछ होता तो अपनी तरफ से उपहार वगैरह भेजते थे। बड़े बड़े त्योहारों पर या मेलों वेलों में या कभी भी कुछ नया होता था तो मुगल बादशाह को कुछ भेज देते थे। दूसरा था स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य जिसमें राजपूत राज्य उभरे, मैसूर का राज्य उभरा और केरल में मार्तंड वर्मा, राजा मार्तंड वर्मा का आप सभी ने नाम सुना होगा। काफी फेमस और प्रसिद्ध योद्धा हैं जिन्होंने केरल में केरल साम्राज्य के इतिहास में अपनी एक अलग भूमिका निभाई है। और मैसूर के बारे में आप सभी को पता है। मैसूर का साम्राज्य जो हैदर अली ने एक सैनिक के रूप में शुरुआत करके एक बड़ा साम्राज्य बनाया और उसका उत्तराधिकारी बना टीपू सुल्तान। राजपूतों के बारे में सभी को पता है। राजपूतों के बारे में तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। राजपूत जो तलवार की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं और जिनके लिए मृत्यु एक खेल के समान है, युद्ध एक खेल का मैदान बन जाता है। वो जब मैदान में उतरते हैं तो विजय या वीर गति प्राप्त करने के लिए ही उतरते हैं। उनका तो व्यवहार में ही वो लड़ाके हैं, योद्धा हैं, वो बॉर्न वॉरियर हैं। जो साम्राज्य, जैसे अफगानिस्तान का जो साम्राज्य है वो इतिहास में इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि अफगानिस्तान को कभी भी कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, सिवाय राजा मान सिंह के कोई जीत नहीं पाया। अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड्स ऑफ एम्पायर, मतलब साम्राज्यों का वो कब्रिस्तान है। वो किसी को शक्तिशाली नहीं मानते, वो तो सीधे बोलते हैं कि अगर शक्तिशाली है तो हम पर राज्य करके दिखाए। सोवियत यूनियन उस पर कब्जा नहीं कर पाया,
अमेरिका 20 साल तक वॉर लड़ता रहा और अपने लाखों लाख सैनिक मरवा दिए और वापस लौट गया। इसी तरह राजपूतों ने लेकिन उस पर कंट्रोल बना के रखा। राजपूत राजा मान सिंह जो अकबर के दरबार में मनसबदार थे, जो 5 हजारी के पद पर थे, उन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध किया और अफगानिस्तान को बादशाह अकबर के चरणों में डाल दिया। और जब तक अकबर रहा या मान सिंह रहे, तब तक राजपूतों का या मुगल बादशाह का अफगानिस्तान पर कब्जा रहा। तीसरे आते हैं नवीन राज्य। नवीन राज्यों में मराठा, सिख, रोहिला, पठानों में जैसे बंगश पठान जिनको बोलते हैं रोहिलखंड में, वो बहुत फेमस है। मराठाओं में आप सभी को पता है कि मराठाओं ने तो शुरुआत से ही योद्धाओं वाली प्रकृति थी। किसी भी व्यक्ति के जो शारीरिक ढांचा है और उसका जो नेचर है, वो उसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर या उसकी ज्योग्राफी का उसके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आप मान लीजिए कि आप एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ धन धान्य और संसाधन भरे पड़े हैं, जैसे यूएसए। तो यूएसए में क्या होगा कि ज़्यादा काम करना नहीं, कम काम करना है, मेहनताना ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो लोग थोड़े आलसी टाइप हो जाते हैं और मोटे हैवी हो जाते हैं, ओबेसिटी से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सहारा रेगिस्तान में हैं या पठारों में हैं, जहाँ पर संसाधनों के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या है, अपने जीवन यापन के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप अपने नैतिक आवश्यकताओं या प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए, प्राकृतिक आवश्यकताएं क्या है कि आपको एक आवास की जरूरत है, पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब पानी के लिए भी अगर आपको संघर्ष करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो शरीर होगा वो मजबूत होगा। अब आप जैसे पहले एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहले की स्त्रियां इतनी ज्यादा मजबूत क्यों थी? क्योंकि संसाधनों की कमी थी और खेतों में काम करती थी। बाथरूम या सुबह फ्रेश होने के लिए टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, तो दूर दूर जाती थी और सर पे लकड़ियां रख के लाती थी, मजबूत होती थी। पूरा घर गोबर से लीपना, कितना काम करना, गाय भैंस दूना, दूध निकालना, खाना बनाना। तो आज क्या है, आज की लेडीज कितनी कमजोर हो गई है? क्योंकि उनके पास संसाधनों की अधिकता हो गई है, संसाधन हो गए, और जब भी किसी व्यक्ति को ज्यादा आराम मिलता है तो वो कमजोर हो ही जाता है। वही था मराठाओं की सबसे बड़ी खूबी। इनका जिस क्षेत्र में ये रहते थे, इनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इतना ज्यादा टफ टेरेन था कि उस टफनेस ने इनके शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अब मजबूती इनमें एक जन्मजात थी, तो ये बहुत ज्यादा किसी के कंट्रोल में नहीं रहते थे, हमेशा स्वतंत्र फ्री रेडिकल की तरह व्यवहार करते थे। और शुरुआत से ही इनमें क्या है कि इन्होंने दूसरों के लिए युद्ध लड़े, कभी राष्ट्रकूटों के लिए युद्ध लड़े, कभी सातवाहनों के लिए युद्ध लड़े, तो कभी कभी अहमदनगर के लिए युद्ध लड़े। तो इन्होंने अलग अलग साम्राज्यों के लिए युद्ध लड़े, लेकिन इनका अपना खुद कोई साम्राज्य नहीं था या राज्य नहीं था जिसके लिए ये युद्ध लड़ते। ये केवल ऐसा बोल सकते हैं शुरुआती दौर में एक किराए के सैनिक बन के रह गए थे। तो ये बात जब शिवाजी को समझ में आई तो शिवाजी ने नारा दिया स्वराज्य का। जब ताकत हमारी तो राज्य भी हमारा होना चाहिए, शासन भी हमारा होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम भी हमारा होना चाहिए और पॉलिटी भी हमारी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था हम बनाएंगे, समाज का कल्याण के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो हम चलाएंगे और अपने जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो आसपास रहने वाले लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी। अब शिवाजी का जो समय था वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धाओं के समय का समय था, पीरियड था, वो शक्तिशाली योद्धाओं के समय का था। अब इसके समय में मुगल साम्राज्य के सबसे मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक और क्रूर शासकों में से एक औरंगजेब के समय का था। औरंगजेब हालांकि आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो चुकी थी और वो अपनी ही
जो मनसबदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था है उससे बहुत परेशान था। लेकिन उसके क्योंकि वो एक ताकतवर योद्धा था, इसलिए उसने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपना रखी थी। इसके बावजूद भी, कम संसाधन होते हुए भी, शिवाजी ने औरंगजेब से तगड़ी टक्कर ली और हमेशा जब तक जीवित रहे तब तक औरंगजेब की नाक में दम करके रखा और मराठा साम्राज्य के सपने को जीवित रखा। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी उनका जो स्वराज्य का सपना था वो जीवित ही रहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जयसिंह और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच पुरंदर की लड़ाई में शिवाजी को संधि करनी पड़ी थी और अपने 35 किले औरंगजेब को देने पड़े थे। तो हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अब शिवाजी की भी मृत्यु हो चुकी है, संभाजी की भी मृत्यु हो चुकी है और औरंगजेब की भी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अभी भी मराठाओं के मन में जो स्वराज्य का सपना है वो अभी भी जीवित है। वो जीवित है ताराबाई के कारण, राम जी के कारण और शाहू जी के कारण। शाहू जी ताराबाई संभाजी के पुत्र थे। तो क्या हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह ने मराठा छत्रपति शाहू जी को रिहा कर दिया। ठीक, अब उसका मेन पर्पस क्या था कि मराठाओं के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाए और हम उस क्षेत्र को कंट्रोल कर पाए। तो उसने जब शाहू जी को जब रिहा किया तो दोनों के बीच में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया और ये गृह युद्ध 1714 तक चलता रहा। 1714 में ये गृह युद्ध की समाप्ति हुई और शाहू जी को नया छत्रपति माना गया और इन्होंने अपनी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो सतारा में बसाई। उसके बाद 1713 में ही इन्होंने बालाजी विश्वनाथ 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पहला पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ एक उच्च प्रतिभा का व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और पेशवा थे। इन्होंने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का पालन किया। जब हो सका इन्होंने संधियां करी, कूटनीतिक संधि करी, कहीं कहीं पर युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य या छत्रपति के स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहे और इन्होंने काफी कूटनीतिक चाल चल के मराठा साम्राज्य को मजबूती दी। इन्होंने क्या किया कि सैयद ब्रदर्स से 1719 में एक समझौता कर लिया। 1719 सैयद ब्रदर्स कौन थे? सैयदों का अपना एक वर्चस्व था मुगल साम्राज्य या मुगल प्रशासन में। ये किंग मेकर्स की भूमिका में रहते थे। जब इनका मराठाओं से संधि हो गई तो सैयद ब्रदर्स की जो ख्याति थी वो और ज्यादा बढ़ गई। इनका मुगल किंगशिप पर और भी ज्यादा कंट्रोल हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि पेशवा बालाजी ने क्या किया कि मुगल बादशाह की अधिराजी स्वीकार कर ली और मुगल बादशाह से बोल दिया कि हम भी दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी लेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुगल बादशाह भी इसके लिए तैयार हो गया। 1720 में जब पेशवा बालाजी विश्वनाथ की डेथ होती है तो उसके बाद उनका बहुमुखी प्रतिभाशाली पुत्र पेशवा बाजीराव फर्स्ट, आप सभी जिसको बाजीराव मस्तानी फिल्म में देख चुके हैं, वो पेशवा बनता है। और वो इतना ताकतवर था कि उस समय के हिंदुस्तान में बाजीराव प्रथम ने, जिसको बालाजी बल्लाल भी बोलते हैं, उसने मुगलों का परचम पूरे लगभग हिंदुस्तान में फैला दिया था। इसने दिल्ली पर भी आक्रमण किया और दिल्ली पर भी मराठाओं का डंका बजवा दिया था। सभी को ऐसा लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान पर जो शासन करेंगे, हिंदुस्तान पर जिसका नाम का सिक्का चलेगा, वो होंगे मराठाओं के साम्राज्य को इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लगभग फैला दिया था। अपने जीवन काल में लगभग 40 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी और जीती भी। बाजीराव फर्स्ट ने ही मालवा, गुजरात को जीता और जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो इन्होंने निजाम से कूटनीतिक संधि करी। कूटनीतिक संधि में इन्होंने निजाम से बोला कि जब हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे तब आप दक्कन में शांत रहेंगे और हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि निजामुल मुल्क उस समय
हैदराबाद में उपस्थित था और दक्कन की राजनीति में बहुत ही ताकतवर योद्धा के रूप में था। एक मिनट। दक्कन की राजनीति में लगातार हस्तक्षेप कर रहा था। तो निजामुल मुल्क का पुत्र को लगा कि ये उचित समय है और हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन बाजीराव इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने उसे भी हरा दिया और लाल किले पर भी अपना झंडा फहरा दिया। जब 1740 में बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु होती है, लगभग हिंदुस्तान में मराठाओं का डंका बज चुका था और सभी मराठाओं से भयभीत रहते थे। मुगल जो दरबार था, वहां की जो शासन व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था थी, उसमें भी मराठाओं का हस्तक्षेप चलता रहता था। बिना मराठाओं के किसी की नियुक्ति, पद, टैक्स में बढ़ोतरी या बाकी कुछ नहीं होता था। अब यही वो समय है 1720 से 1740 के बीच में, जब नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण स्टार्ट हो चुका था। इन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया। तो मराठाओं की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो ये थी कि ये दक्कन की पहाड़ियों में लड़ने में उस्ताद थे, जिसको छापा मार प्रणाली कहते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी इनकी गति, और जब प्लेन से आकर कोई ज्योग्राफिकल ट्रेन, मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ वाले रास्तों में लड़ते थे फौजें, तो वो शिथिल पड़ जाती थी। लेकिन मराठा और भी ज्यादा तेज हो जाते थे, और यही मराठा जब प्लेन सपाट मैदानों में लड़े तो ये कमजोर साबित हुए। तो वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाजीराव फर्स्ट के बाद इनका पुत्र नाना साहब, जिसको आप बोलते हैं, उसका नाम है बालाजी बाजीराव। 1740 में गद्दी पर बैठता है और ये अपने पिता का और भी ज्यादा योग्य पुत्र साबित होता है। मराठाओं की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो उनके कंटिन्यूअस पावरफुल सक्सेसर्स थे। जब किसी साम्राज्य में लगातार सक्सेसर्स जो होते हैं या उत्तराधिकारी होते हैं, वो अगर ताकतवर होते हैं तो साम्राज्य लगातार बढ़ता जाता है। जैसे बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाह जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये लगातार ताकतवर बनते चले गए तो साम्राज्य बढ़ता चला गया। उसी तरह मराठाओं में भी यही बात थी कि लगातार आप जैसे देख रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर नाना साहब, फिर माधवराव, नाना फडणवीस के बाद मराठाओं की उम्मीदें टूट चुकी थी और मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका था। बालाजी बाजीराव ने लगातार पूरे हिंदुस्तान में 360 डिग्री आक्रमण किए। बंगाल पर भी आक्रमण कर रहे हैं, हैदराबाद को भी कैप्चर कर लिया। हैदराबाद को कैप्चर किया गया है बालाजी बाजीराव के समय में, जिसमें मुख्य सेनापति के तौर पर थे सदाशिव राव इनका चचेरा भाई था। उस समय बालाजी बाजीराव के नाना साहब के बाद सदाशिव राव इतना ताकतवर हो चुका था, लग रहा था कि अगला पेशवा वही बनेगा। उसने हैदराबाद पर कब्जा करके दक्कन को पूरी तरीके से शांत कर दिया। अब मराठाओं का डंका पूरी तरीके से बच चुका था और लगने लगा था कि दिल्ली पर या हिंदुस्तान पर शासन केवल मराठाओं का ही होगा। अब हम इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे मराठाओं के बाद। थैंक यू।